So guys, now let's have some discussion about true stress and true strain. मैंने आपको पहले ही बताया था इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन के समय कि असली वाली स्ट्रेस नहीं है ये, असली स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन को बोलते हैं। अगर हम ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बताया इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं इट इज लोड बटे ओरिजिनल एरिया, और ट्रू स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं लोड बटे इंस्टेंटेनियस एरिया। इंस्टेंटेनियस मतलब जिस इंस्टेंट की स्ट्रेस थी उस इंस्टेंट का एरिया। अब अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझो कि जैसे फर्स्ट मंथ की फर्स्ट तारीख को आपके पापा आपके घर पे आप घर से आपके अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, आप जहां भी बात पढ़ रहे हो जो भी कर रहे हो, और 10,000 रुपीज आपके अकाउंट में आ जाते हैं फर्स्ट डे। ओके, अब जो भी आपका खर्चा चलता है उसी से चल रहा है। पहले दिन आपके पास 10,000 रुपए है, अब मान लीजिए 10वें दिन आते हैं तो आपके पास 5,000 रुपए बचे। अब जब 10वें दिन बचे आपके पास 5,000, पर आप आज भी यही कंसीडर करके चलो कि मेरे पास 10,000 रुपए है, तो क्या सही है? बिल्कुल नहीं है। तो यही तो हो रहा है, मतलब जब लोड लग गया, हमें 10 सेकंड हो गए, 5 सेकंड हो गए, डिफॉर्मेशन चल रही है, पर खर्चा चल रहा है, और हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं, क्या कि हमारे पास जो है, हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए है, मतलब ओरिजिनल एरिया है, क्योंकि एरिया ही तो लड़ रहा है ना लोड से। जब एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट आना चाहिए। तो भाई अगर हम ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन की बात करेंगे तो जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए आपने बोला इंजीनियरिंग स्ट्रेन इधर चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो मैं बोलूंगा ट्रू स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट बेसिकली इंस्टेंटेनियस लेंथ। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास ये एक मेंबर है, दिस इज द मेंबर, ओके, आई एम मेकिंग अगेन, लेट अस से वी आर हैविंग अ मेंबर लाइक दिस, और ओरिजिनल इसका एरिया है ए नॉट, लेंथ है एल नॉट, और फोर्स लगा हुआ है P, ओके। और इस फोर्स के कारण माय डियर हुआ कि लेंथ बढ़ गई और एरिया कम हो गया। तो थोड़ी देर के बाद लेंथ बढ़ रही है, एरिया इज इंस्टेंटेनियस, लेंथ इज Li, ओके। सो माय डियर यही मैंने आपसे कहा कि अब मैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की बात कर रहा हूं, तो ट्रू स्ट्रेस इज डिफाइंड एज बेसिकली लोड बटे इंस्टेंटेनियस एरिया। मैंने कहा एक काम करते हैं, इंस्टेंटेनियस एरिया तो वही बात आप नहीं निकाल पा रहे, तो फोर्स बटे ओरिजिनल एरिया इनटू ओरिजिनल एरिया बटे इंस्टेंटेनियस एरिया, ए नॉट से डिवाइड और ए नॉट से मल्टीप्लाई। अब हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा इंजीनियरिंग इनटू ए नॉट बाय ए आई। ओके गाइस, सो दिस इज द केस। तो ये ट्रू स्ट्रेस है सिग्मा इंजीनियरिंग इनटू ए नॉट बाय ए आई। अब मैंने आपसे कहा इसी मेंबर में अगर हम मान ले वॉल्यूम बिफोर वॉल्यूम आफ्टर, ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं ये हमारी असम्पशन है, क्योंकि सॉलिड मटेरियल्स में बहुत ज्यादा चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं देखे जाते इलास्टिक लिमिट तक, और उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं, हालांकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जीरो नहीं होती, मैंने पहले ही कहा, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये बराबर है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं आ रही, अदरवाइज दे आर कमिंग, बट माय डियर विदाउट दिस असम्पशन वी कैन नॉट वर्क ऑन। जैसा मैंने कहा, अगर हम बिना इस असम्पशन के काम कर ही पाते तो ट्रू स्ट्रेस हमें पता ही नहीं लग जाती क्या है, फिर हम इंजीनियरिंग पढ़ ही पूरे होते, तो ऑब्वियसली वो फिजिबल नहीं है, तो नियर बाय वैल्यूज हमें मिल सकते हैं, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। सो माय डियर इफ वॉल्यूम इनिशियल की अगर हम बात करें, क्योंकि सॉलिड बॉडी से बहुत ज्यादा डिफॉर्म जब नहीं होती है तो वॉल्यूम में बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ रही है तो डायमीटर कम भी हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बहुत कम होती है, इसलिए वी आर इग्नोरिंग देम। तो मैं इसको लिख रहा हूं इनिशियली इट इज ए नॉट एल नॉट, इट इज ए आई एल आई। अब मैंने आपसे कहा इससे आप लिख सकते हो ए नॉट बाय ए आई इज इक्वल टू एल आई बाय एल नॉट, और एल आई मतलब कितना, एल नॉट प्लस सम डेल्टा ना डिवाइडेड बाय एल नॉट, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस डेल्टा बाय एल नॉट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन। So my dear, A naught by AI can be written as 1 plus engineering strain. So my dear, true stress will become equals to engineering stress, and this is 1 plus engineering strain. एंड आप देख सकते हो ये प्लस इसलिए आया क्योंकि टेंशन था, कल को अगर कंप्रेशन हो जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हो कि ट्रू स्ट्रेस इज गोइंग टू बी मोर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस अगर टेंशन हो रहा है तो, और माय डियर ट्रू स्ट्रेस इज लेस देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस अगर कंप्रेशन हो रहा है तो। समझ गए? एंड माय डियर द सिमिलर वेज व्हेन वी गो फॉर द ट्रू स्ट्रेन, तो माय डियर जैसे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसकी छोटी सी स्ट्रेन देखूं, तो वो छोटी सी स्ट्रेन जो आती है ट्रू स्ट्रेन दैट कम्स आउट टू बी बेसिकली द इंटीग्रल ऑफ बेसिकली डेल्टा L upon Li, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की बात चल रही है और इट इज गोइंग फ्रॉम जीरो, बेसिकली जो स्ट्रेन है अगर हम बात कर रहे हैं उसकी,
तो एल आई कहां से कहां जा रही है, एल नोट से मान लेते हैं एल आई तक जा रही है, तो अब इसको लिख सकते हो टोटल स्ट्रेन के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट एंड माय डियर विल बी हैविंग टोटल ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू दिस इज डेल्टा एल बाय एल आई dx by x, इट इज log एंड log एल आई जब लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा log एल आई बाय एल नॉट and you know that Li by L naught is equals to 1 plus epsilon E, तो ट्रू स्ट्रेन आ जाएगा ln, it is 1 plus epsilon E, अगेन टेंशन के लिए प्लस, कंप्रेशन के लिए माइनस, these are the expressions for true strain। ये गेट 2012 में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं माय डियर, और ये सब चीजें आती रहती हैं पेपर में, बी रेडी फॉर दैट, बट दिस इज माय ड्यूटी टू मेक यू बेसिकली फुल प्रूफ फॉर एनी एग्जामिनेशन। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सीखिए, you will be full proof for any exam my dear, this is my promise to you then। अब हम देखते हैं माय डियर, अगर हम जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम की बात कर रहे थे, एक बात मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा माय डियर कि अगर हम ट्रू स्ट्रेस की बात करते हैं तो जनरली इलास्टिक लिमिट के बाद की हम वेरिएशन देखते हैं, टेंशन होगा तो इससे ज्यादा आएगी, कंप्रेशन होगा तो इससे ज्यादा, मतलब ट्रू स्ट्रेस फॉर टेंशन, ट्रू स्ट्रेस फॉर कंप्रेशन, दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, है ना। एंड माय डियर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया करता हूँ कि जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम बनाते हैं, तो जैसे आपने लोडिंग को बढ़ाया 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 और बढ़ाया, यहाँ पे अचानक से लोडिंग हो गई कम, स्ट्रेस हो गई कम, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अचानक से कम हुई, फिर अचानक से कुछ देर तक स्टेबल रही, फिर अचानक से बढ़ी, फिर अचानक से कम हुई, ये मशीन को पता कैसे लगता है कि कब लोडिंग बढ़ानी है, कब लोडिंग कम करनी है, कब लोडिंग को सेम करना है। तो माय डियर ये डाउट मेरे को बहुत आता था जब मैं बीटेक कर रहा था दोस्तों में भी, कि भाई ये ऐसे मशीन को पता कैसे लगता है, हाउ डू मशीन नोस। और माय डियर बहुत सारे आप डिफरेंस आंसर देंगे, सर क्योंकि यहाँ यील्डिंग हो गई, क्योंकि यहाँ ये हो गई, भाई मशीन को कहाँ पता है कि कब यील्डिंग हो रही है, कब क्या हो रहा है। आपने कहा क्या पता सर, पता हो, अगर माय डियर मशीन को पता तो मशीन से पूछ लेते हैं, फिर टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं, भाई टेस्ट किया जाता है प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए। अब प्रॉपर्टी को फाइंड आउट जब आपको करना है, मशीन को पहले से प्रॉपर्टी पता है, अगर मशीन को पता है तो उससे डायरेक्टली ले लो, फिर टेस्ट करके अपना टाइम और पैसे क्यों खराब करने। और अगर मशीन को नहीं पता तो मशीन कैसे इस चीज पे डिसीजन लेती है। तो माय डियर the reason behind that is जब भी स्ट्रेस डायग्राम की बात करते हो तो जब ये लोडिंग होती है माय डियर, असली में जब ये स्ट्रेस डायग्राम या लोडिंग की बात हो रही होती है तो असली में मशीन बेसिकली लोड पे काम ही नहीं करती। मशीन का काम ये नहीं है कि लिया और लोड लगाना शुरू कर दिया, मशीन का टारगेट ही अलग होता है। मशीन का टारगेट होता है कांस्टेंट स्ट्रेन रेट देना, कांस्टेंट स्ट्रेन रेट मतलब कितने एमएम कितने सेकंड में, कितने एमएम कितने मिनट में, तो वो एक कांस्टेंट स्ट्रेन रेट देता है, इतने एमएम इतने मिनट में, इतने एमएम इतने सेकंड में, इस रेट से वो चलता है। अब ऐसे जब उसको करना है तो माय डियर देखो, जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे 1 mm डिफॉर्म करना है 1 सेकंड में, अब मैं इस मटेरियल को खींचना शुरू करता हूं, मेरा टारगेट है 1 mm पर सेकंड, मैंने इसको खींचना शुरू किया, शुरू में मटेरियल का रेजिस्टेंस कम था, मैं कम फोर्स लगाऊंगा क्योंकि मेरा टारगेट तो 1 mm पर सेकंड है। अब मैं इस वजह से फोर्स लगा रहा था, थोड़े समय में हुआ ये माय डियर कि इसने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, पर मेरा टारगेट तो फिक्स है 1 mm पर सेकंड, इसने रेजिस्टेंस बढ़ाया मैं फोर्स बढ़ा दूंगा, इसने रेजिस्टेंस कम किया मैं फोर्स कम कर दूंगा। तो माय डियर मेरा टारगेट फोर्स बढ़ाना कम करना नहीं है, वो मैं मटेरियल के रेजिस्टेंस के हिसाब से ही करूंगा, बट माय डियर मेरा टारगेट है सेम डिफॉर्मेशन रेट पे काम करना। एंड दैट्स व्हाई माय डियर सच काइंड ऑफ डायग्राम कम इनटू पिक्चर। कंप्रेशन के लिए कम होगी ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग से, टेंशन के लिए ज्यादा होगी, रीजन आप समझ सकते हैं क्योंकि एरिया बढ़ता है कंप्रेशन में तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली एक्चुअल रेजिस्टेंस कम आती है। सो माय डियर दीस आर द बेसिक डिस्कशन रिगार्डिंग ट्रू स्ट्रेसिंग एंड स्ट्रेन्स। नाउ लेट अस सी सम अदर डिस्कशंस, और इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। So guys, now let's come to another stress strain diagram, that is basically stress strain diagram for various grades of steel। जब हम बहुत सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील की बात कर रहे हैं माय डियर, वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील में हम बेसिकली बात करेंगे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के बारे में। एंड माय डियर अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील, तो माय डियर माइल्ड स्टील का डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हो। माइल्ड स्टील का डायग्राम कुछ ऐसा आया था, है ना, दिस वाज लाइक दिस। एंड माय डियर दिस वाज फॉर माइल्ड स्टील। और आपको एक बात तो पता ही है कि ये वाली चीज जो है वो स्लोप कहलाती है, यंग्स मॉडुलस जो होती है। तो दिस tan थीटा इज बेसिकली यंग्स मॉडुलस। ओके, तो माय डियर ये तो है माइल्ड स्टील मतलब लो कार्बन स्टील के लिए। अब हम देखते हैं मीडियम कार्बन स्टील के लिए डायग्राम कैसा आता है। पर इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये इसका अगर इलास्टिक पॉइंट था, इलास्टिक लिमिट था, तो इस रीजन को बोलते हैं इलास्टिक रीजन। एंड माय डियर ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। और आपको अच्छे से पता है प्लास्टिक रीजन के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग और स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। ओके, सो दीस आर माय डियर द क्लासिफिकेशंस। नाउ माय डियर लेट अस गो फॉर मीडियम कार्बन स्टील। अब अगर मीडियम कार्बन स्टील की बात करें माय डियर, तो ये डायग्राम इसी को ऐसे एक्सटेंड होता है और फिर एक ऐसा डायग्राम आ जाता है, दिस इज वो मीडियम कार्बन स्टील।
मीडियम कार्बन स्टील माय डियर ये यील्डिंग बिल्डिंग शो नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रिटल होता है, क्योंकि कार्बन कंटेंट बढ़ चुका होता है। आपको पता है लो कार्बन स्टील में 0.008% से लेकर 0.3% तक कार्बन होता है, फिर मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6% तक होता है। तो वटेवर जो भी कार्बन परसेंट बढ़ा है उसके कारण माय डियर ब्रिटलनेस बढ़ती है, और ब्रिटलनेस बढ़ने के कारण यील्डिंग नहीं होती, और यील्डिंग ना होकर सीधा अल्टीमेट पॉइंट आता है। इसलिए ऐसे मटेरियल यील्डिंग डिफाइन नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए माय डियर ये वाला जो रीजन है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं इलास्टिक रीजन। This is elastic and very small plastic region. This is plastic region. This is medium carbon steel. Red one is for medium carbon steel. Now I am coming to the high carbon steel case. High carbon steel again goes straight and it is like this. So this region is basically showing elastic. This is showing plastic. You can see elastic region has been increased. प्लास्टिक रीजन हैज बीन रिड्यूस्ड, तो इसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। यहां एक खास बात जो जानने वाली है उनमें से पहली बात यह है कि यंग्स मॉडुलस सभी ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए सेम है। यंग्स मॉडुलस इज सेम फॉर ऑल द ग्रेड्स ऑफ स्टील, दिस इज द फर्स्ट थिंग। यंग्स मॉडुलस इज सेम फॉर ऑल द ग्रेड्स ऑफ स्टील, दिस इज द फर्स्ट थिंग। माय डियर दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा आपको कि जो प्लास्टिक रीजन आपको दिख रहा है और इलास्टिक रीजन की अगर हम बात करें तो जो इलास्टिक रीजन है सबसे ज्यादा है हाई कार्बन स्टील के लिए, फिर है मीडियम कार्बन स्टील के लिए, फिर है लो कार्बन स्टील के लिए। एंड माय डियर जो प्लास्टिक रीजन है वो सबसे ज्यादा है माइल्ड स्टील के लिए, फिर है मीडियम कार्बन स्टील के लिए, और फिर है हाई कार्बन स्टील के लिए। अब प्रश्न ये इलास्टिक रीजन प्लास्टिक रीजन ये बताते क्या है? माय डियर इलास्टिक रीजन ये बताता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा। इलास्टिक रीजन बड़ा होना मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जो इलास्टिक रीजन, मैं जनरली अगर पूछता हूं ना कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील में किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, लोग आंसर करते हैं लो कार्बन स्टील। इट इज रॉन्ग माय डियर, इलास्टिसिटी इज मोर फॉर हाई कार्बन स्टील, इवन कास्ट आयरन may have more elasticity than high carbon steel. तो इलास्टिसिटी इज बेसिकली शोन बाय द इलास्टिक रीजन। तो इलास्टिक रीजन हाई कार्बन स्टील का ज्यादा है, तो हाई कार्बन स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा, और माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील कम इलास्टिक होगा। अब माय डियर हम बात करते हैं इसके बाद, अगर हम बात करेंगे किसकी, प्लास्टिक रीजन की। तो प्लास्टिक रीजन मींस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब मैंने आपसे कहा सोचो मैंने इस बार को ऐसे, मेरा मन था इस रोड को वायर बनाने का। अब आप जानते हो डक्टिलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि रोड को वायर बनाने का प्रोसेस है डक्टिलिटी या प्रॉपर्टीज रोड से वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। मैंने पहले कहा ये डेफिनेशन बहुत ही वाहियात है, आपको ऐसे डिफाइन नहीं करना है। डक्टिलिटी का मतलब क्या है, रोड से वायर कब बनेगी, जब इस रोड पे आप टेंशन फोर्स लगाओ, ये रोड चुपचाप झेल जाए बिना फेल हुए, बिना फ्रैक्चर हुए, फेल तो होगी। और माय डियर जब मैं इस रोड को वायर बनाऊं तो ये वायर बनी रहे, कहने का मतलब ऐसा नहीं हो मैंने इस रोड पे फोर्स लगा के इसको वायर बना दिया और जब मैं वायर बना के गया खाना खा के आया तो फिर रोड बन गई, तो माय डियर क्या कोई फायदा होगा इसको वायर बनाने का? नहीं। ये होगा कब, इलास्टिसिटी अगर होगी। इलास्टिसिटी मटेरियल को, बॉडी को, उसकी साइज और शेप को रीगेन करने में हेल्प करती है ना। बट मैंने कहा कि डक्टिलिटी का क्या मतलब है, डक्टिलिटी मींस परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो डक्टिलिटी मींस कि जब मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाए, means ductile material, या ductility is the property by virtue of which a material can withstand tensile forces and because of which it can be converted into wires। ये है exact definition with application। तो माय डियर अब आपने इस रोड को जब वायर बनाया तो मैं चाहूंगा कि वो वायर फॉर्म में रहे भी, मतलब डिफॉर्मेशन जो मैं दूं वो परमानेंट हो, वो टेम्परेरी नहीं हो। एंड माय डियर अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फॉर दैट वी शैल हैव मोर प्लास्टिक रीजन, जिसमें प्लास्टिक रीजन ज्यादा हो वो डक्टाइल ज्यादा होगा। तो प्लास्टिक रीजन किसका ज्यादा है, माइल्ड स्टील का। किसका कम है, हाई कार्बन स्टील का। तो डक्टिलिटी में यही ट्रेंड फॉलो होगा कि माइल्ड स्टील ज्यादा डक्टाइल है, हाई कार्बन स्टील कम। इलास्टिसिटी में यही ट्रेंड फॉलो होगा, हाई कार्बन स्टील ज्यादा इलास्टिक है और लो कार्बन स्टील कम। और हर मटेरियल में, सारे तरह के स्टील में जो ग्रेड है, सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील है, उन सबका यंग्स मॉडुलस का बराबर होना माय डियर ये बता रहा है कि यंग्स मॉडुलस अगर बराबर है सारे ग्रेड्स ऑफ स्टील के लिए तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है माय डियर कि यंग्स मॉडुलस कहीं भी इलास्टिसिटी को डिफाइन नहीं करता, नहीं तो सब बराबर इलास्टिक होने चाहिए थे। तो माय डियर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि नाम ही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो कुछ टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं, तीन मटेरियल के यंग्स मॉडुलस दे देते हैं, पूछते बताते हैं बताओ कौन ज्यादा इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी इज गिवन बाय द इलास्टिक रीजन। हाँ अगर आप ई की हेल्प से इलास्टिक रीजन बता पा रहे हो, क्योंकि आपको एक चीज समझनी चाहिए कि अप टू इलास्टिक रीजन ही इलास्टिक लिमिट, जो मतलब अप टू इलास्टिक लिमिट ही जो स्लोप होता है वो यंग्स मॉडुलस होता है। तो उस सेंस में आप जरूर आंसर कर सकते हो। अदरवाइज माय डियर इलास्टिक रीजन गिव्स अस इलास्टिसिटी
and plastic region gives us ductility. So this is how the things are defined. Now we are coming to the next diagram, that is stress strain diagram for generalized material. चलिए देखते हैं आगे. चलिए guys, तो अब हम देखते हैं stress strain diagram for generalized material. What do you mean by generalized? My dear, आपने देखा होगा कभी-कभी हम जैसे कभी किसी को बिना नाम लिए जलील करना होता है तो हम ऐसे बोलते हैं उसको कि देख भाई कुछ कहना है तेरे को, जनरली बोल रहा हूँ, अपने मन पे मत लेना, तुम्हारे लिए स्पेशली नहीं बोल रहा, जनरली बोल रहा हूँ. क्या हम उसी को रहे होते हैं, बट जनरली बोल करके हम उसका नाम लिए बिना उसको जलील करना चाहते हैं. डोंट माइंड इट, आई एम जस्ट किडिंग. तो उसी को बोलते हैं जनरलाइज, मतलब बिना नाम लिए जलील करना, बिना नाम लिए कुछ कहना, दैट इज जनरलाइज. सो माय डियर, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर जनरलाइज्ड मटेरियल, जनरलाइज्ड बिहेवियर्स की बात हो रही है. जैसे मैंने आपसे कहा, अगर मैं आपसे बोलूं एक मटेरियल होते हैं जिनको बोलते हैं आइडियल सॉलिड्स. तो आइडियल सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो आइडियल सॉलिड्स जो होते हैं उनका मतलब होता है माय डियर रिजिड बॉडी. और रिजिड बॉडी जो है उसके अंदर डिफॉर्मेशन होती है जीरो, स्ट्रेन होती है जीरो. सो माय डियर, स्ट्रेन मतलब एक्स एक्सिस, एक्स जीरो कहां पर, वाई एक्सिस पर. तो वाई एक्सिस पर इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा. सो माय डियर, ये जो है ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कौन सी बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी के लिए. So this is my dear the stress strain diagram for a rigid body. Okay, and my dear, now we are coming to basically ideal fluids. Ideal fluid की अगर हम बात करें my dear, ideal fluid होते हैं incompressible plus inviscous, incompressible and inviscous. और my dear, ऐसे fluids की अगर हम बात करें तो इनके लिए बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस जीरो होता है. और स्ट्रेस जीरो मतलब y0 इज एट x एक्सिस. सो आइडियल फ्लूइड्स का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा आता है. दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर आइडियल फ्लूइड. ओके, नेक्स्ट मटेरियल्स आर माय डियर इलास्टिक मटेरियल. इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग इलास्टिक मटेरियल, सो इलास्टिक मटेरियल्स के लिए अगर हम बात करें, दो तरह के इलास्टिक मटेरियल होते हैं. दो तरह के इलास्टिक मटेरियल होते हैं. एक होते हैं linearly elastic, जो हुक्स लॉ को भी फॉलो करते हैं और इलास्टिसिटी भी दिखाते हैं. एंड माय डियर, दूसरे होते हैं नॉन लीनियरली इलास्टिक, जो हुक्स लॉ को तो फॉलो नहीं करते पर इलास्टिसिटी को फॉलो जरूर करते हैं. दे आर नॉन लीनियरली इलास्टिक, है ना. एंड माय डियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अलग टाइप के मटेरियल, इसको बोलते हैं प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक. परफेक्टली प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इसमें स्ट्रेस कांस्टेंट रहे, स्ट्रेन बढ़ती चली जाए. सो माय डियर, these types of material are said to be perfectly plastic. They are perfectly plastic. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलास्टिक भी होते हैं, प्लास्टिक भी होते हैं, कुछ समय तक इलास्टिक फिर प्लास्टिक. These materials are said to be my dear elastoplastic. They are elastoplastic. फिर माय डियर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो इलास्टोप्लास्टिक होते हैं पर कुछ स्ट्रेन हार्डनिंग भी शो करते हैं. तो my dear, for such materials, if I am going to make the diagram, they are basically elastoplastic होते तो ये बनते, पर they show some strain hardening. So my dear, they show some strain hardening, means elastoplastic with some strain hardening. So they are said to be elastoplastic with some strain hardening. इसी तरीके से आप बना सकते हो elastoplastic with strain hardening and strain softening both. Elastoplastic with some strain hardening, some strain softening. तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो. ये आइडियल बिहेवियर्स है. माय डियर, असली वाले बिहेवियर कैसे होते हैं वो आप देख चुके हो. माइंड सी ऐसा शो करता है कुछ समय तक इलास्टिक, फिर प्लास्टिक, और प्लास्टिक में भी कभी स्ट्रेन हार्डनिंग, कभी स्ट्रेन सॉफ्टनिंग. रियल बिहेवियर समझना बड़ा मुश्किल है माय डियर. आइडियली हम क्या समझते हैं कि एक इंसान सच्चा हो सकता है जो हमेशा सच बोले, एक इंसान झूठा हो सकता है जो हमेशा झूठ बोले. असली में ना तो माय डियर हर कोई सच्चा है, हर कोई झूठा है. इन बिटवीन वी गेट, सो ना तो कोई राम ना कोई रावण, इन बिटवीन कॉन्फिगरेशन वी आर हैविंग. सो माय डियर, इसलिए जो रियलिटी है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है. Ideal behaviors are ideal. Okay, so ideal behaviors are ideal. These are basically some complexities are there, but ideal behavior जो वो ideal ही है. चलिए बढ़ते हैं आगे. तो my dear, ये है basically generalized. अब my dear है stress strain diagram for engineering material, मतलब नाम लेकर बेइज्जती करना. यहाँ पर नाम लेकर बोलेंगे कि भाई ये माइल्ड स्टील है, ये कास्ट आयरन, ये एल्युमिनियम, ये. तो इस तरह के डायग्राम्स को बोलते हैं for generalized materials. Sorry, for engineering materials. Engineering material मतलब जो engineering के application में use होंगे. सो आप ऑलरेडी देख चुके हो माइल्ड स्टील का जंग स्मूथनेस बहुत ज्यादा होता है. ये एंगल जो बनाता है ये माइल्ड स्टील, ये 90 डिग्री के आसपास होता है, मतलब 89 डिग्री लगभग. ओके, तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील. अब इसके बाद अगर आप बनाना चाहते हो कास्ट आयरन के लिए माइल्ड, तो कास्ट आयरन के लिए कुछ ऐसा आ जाता है. ये दिस इज फॉर कास्ट आयरन.
ये टू द स्केल डायग्राम नहीं है, तो कंपेयर मत करें कि किसकी हाइट कहां तक जा रही है, मैं सिर्फ नेचर शो कर रहा हूं। मतलब मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, सिर्फ कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम और माइल्ड स्टील के स्लोप्स बताना चाहता हूँ। तो डोंट कंपेयर द वैल्यूज एंड यू नीड नॉट टू कंपेयर देम, ओके। आपको कभी कंपैरिजन नहीं पूछेगा, ये तो हम कई डायग्राम्स एक साथ दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ बात मुझे बतानी है आपको। कास्ट आयरन के बाद अगर एल्यूमिनियम के लिए बनाओगे माय डियर, इट विल कम्स लाइक दिस। सो दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज कास्ट आयरन फॉर एल्यूमिनियम। माय डियर, दिस इज गोइंग टू बी फॉर वुड। रबर के लिए कुछ ऐसा डायग्राम जाता है, वेरी बिग, ओके। सो दिस इज फॉर रबर। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि माइल्ड स्टील का स्लोप सबसे ज्यादा, फिर कास्ट आयरन, फिर एल्यूमिनियम। रिलेशन देखना चाहते हो तो यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील बाय 3, यंग्स मॉडुलस ऑफ कास्ट आयरन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील बाय 2। एंड माय डियर, कंक्रीट और कास्ट आयरन को कंप्रेशन में जब टेस्ट करते हैं तो कंक्रीट के लिए कुछ ऐसा आता है, दिस इज फॉर कंक्रीट। कास्ट आयरन के लिए कुछ ऐसा आता है फॉर कास्ट आयरन। और आपके सामने कास्ट आयरन टेंशन में भी है, कास्ट आयरन कंप्रेशन में भी। देख के आप बता सकते हो कंप्रेशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है। ये डायग्राम डेफिनेटली आई एम मेकिंग अप टू द स्केल। So when we are saying that, I want to say that if you are discussing regarding yield strength and all, so I would like to tell you there are two types of material, one is ductile, other is brittle। और माय डियर, ये पाया गया है कि डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक होते हैं, ब्रिटल टेंशन में। और ये जो पाया गया है ये हम बताएंगे कहाँ, मटेरियल साइंस में, कि ऐसा क्यों और कैसे पाया गया। तो वो सारी बातें मटेरियल साइंस में बहुत डिटेल में देखेंगे माय डियर। आप एक बार मटेरियल साइंस को टच करना, लेक्चर देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि हाउ वंडरफुल दैट सब्जेक्ट इज माय डियर। व्हाट आई एम सेइंग, डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल्स माय डियर। तो डक्टाइल मटेरियल्स आर फाउंड टू बी वीक इन शियर, दे आर वीक इन शियर। तो वो फेल किस में होंगे माय डियर, शियर में फेल होंगे। तो शियर में फेल होंगे तो माय डियर इनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, तीसरे नंबर पे आता है शियर स्ट्रेंथ। ब्रिटल के लिए बात करें तो माय डियर सबसे ज्यादा होता है कंप्रेसिव, फिर होता है शियर और फिर होता है टेंसाइल। कुछ लोग कंफ्यूज, सर यहाँ वाई यहाँ यू क्यों, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल यील्ड नहीं होते इसलिए इनके लिए अल्टीमेट, ये यील्ड भी होते हैं इसलिए इनके लिए वाई, इनके लिए फेलियर का डिस्कशन, इनके लिए फ्रैक्चर का डिस्कशन। दूसरी बात माय डियर, एक और बात है यहाँ पर कि कंप्रेशन में माय डियर कोई भी मटेरियल बेस्ट है, चाहे डक्टाइल चाहे ब्रिटल। बेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल कभी कंप्रेशन में फेल ही नहीं होंगे। कुछ वैसा हो गया जैसे मैंने आपसे कहा, अगर इंसान को बीमारी नहीं भी आए तो भी वो एक दिन मरेगा ही, बट बीमारी आने पे वो उम्र कम कर देता है। तो अगर टेंशन और शियर आर लाइक बीमारी फॉर द कंपोनेंट, अगर ये दोनों नहीं हुई तो भी मटेरियल ने जाना है एक दिन, बट माय डियर तब वो अपनी मैक्सिमम लाइफ जी के जाएगा अगर सिर्फ कंप्रेशन है तो, बिकॉज़ कंप्रेशन में वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। So these were the things I wanted to discuss here, and my dear, these are the diagrams related to stress and strain, engineering stress and strain. Now my dear, we are left with the last part, that is our discussion with property. What property is? Then property के बाद हम देखेंगे different type की properties के बाद, like कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि स्ट्रेस डायग्राम से रिलेटेड है, रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज है, हार्डनेस, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, मैलेबिलिटी, स्ट्रेंथ। ये सारी डिस्कस करने के बाद फिर हम लोडिंग अनलोडिंग डायग्राम भी देखेंगे कि लोडिंग अनलोडिंग अगर होती है तो क्या होता है। और इन सारी चीजों के साथ माय डियर ये चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। फिर हम स्टार्ट करेंगे माय डियर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स।